हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोपाल कॉन्सेप्ट में। आज हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सीरीज में कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक के बारे में जानेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि पूरे वीडियो लेक्चर में आपको क्या-क्या पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न तरह का भोजन होता है और कई राज्य में अलग-अलग तरह का भोजन का सेवन किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर इस मैप के माध्यम से देखेंगे कहाँ क्या प्रसिद्ध है, और फिर बिहार में देखेंगे किस क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है, क्या खाया जाता है। और फिर जो खाद्य पदार्थ होता है उसका परीक्षण करेंगे, पोषक के बारे में जानेंगे, और साथ ही कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण के बारे में जानेंगे। इसके अलावा रुक्षांश और जल के बारे में भी जानेंगे। और फिर आगे देख लेते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण करेंगे, और फिर वसा का परीक्षण करेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जानेंगे, और फिर वसा के बारे में जानेंगे। वसा के प्रकार जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। और वनस्पति वसा, जंतु वसा से प्राप्त वसा जो होता है उसके बारे में जानेंगे। और वसा के फिर स्रोत देखेंगे, और फिर प्रोटीन के बारे में जानेंगे। आवश्यक प्रोटीन और अनावश्यक प्रोटीन के बारे में जानेंगे। प्रोटीन्स के उपयोग देखेंगे, और फिर कई प्रोटीन है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रोटीन के स्रोत जानेंगे। कुपोषण जानेंगे, कुपोषण क्या होता है। क्वाशियोरकर और मरस्मस दो रोग के बारे में जानेंगे। और फिर आगे विटामिन के बारे में जानेंगे। और फिर विटामिन के स्रोत, और फिर देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से विटामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम, विटामिन का क्या स्रोत है, और कमी से होने वाली बीमारी और स्थिति के बारे में। इतना जानने के बाद फिर रेशा के बारे में जानेंगे, रेशा क्या होता है। और रेशा के बाद जल को जानेंगे, जल क्यों आवश्यक है। और फिर विटामिन का नाम, और विटामिन वसा में घुलनशील होता है या पानी में, और उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। फिर खनिज लवण के बारे में जानेंगे, आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम के बारे में जानेंगे। फिर संतुलित आहार के बारे में जानेंगे, कुपोषण जानेंगे, और दूषित जल पीने से क्या होता है, दूषित खान पान से क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अभावजन्य रोग जानेंगे, और फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भोजन के घटक के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन का सेवन किया जाता है। अलग अलग प्रकार का भोजन अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं भोजन के बारे में। हमारे खाद्य पदार्थ या आहार में अन्न से बना एक व्यंजन जरूर होता है। अन्न से बना एक व्यंजन जरूर होता है। इसमें दाल, मांस का कोई व्यंजन, सब्जी, दही, मट्ठा, अचार आदि भी शामिल हो सकता है। कुछ भी शामिल हो सकता है। स्थिति के अनुसार हमारे भोजन के व्यंजन बदल जाते हैं। जैसे यात्रा के दौरान हम भोजन सेवन करते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है, और त्योहार, फेस्टिवल में हम अलग तरह का भोजन करते हैं। ठीक है। तो इसी कारण से यह संभव नहीं है कि सभी लोग एक ही तरह का, और सभी क्षेत्रों के लोग एक ही तरह का भोजन का सेवन करें। अब देख लीजिए अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या भोजन किया जाता है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। उत्तर प्रदेश में बाटी चोखा, पेठा, लाल पेड़ा, कबाब, ये सारी चीज हैं। आप मैप में देख लीजिए, अगर सारी चीज को एक बगल से बताने लगे तो फिर वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। बिहार को देखिए। बिहार में लिट्टी
लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। लिट्टी चोखा, मखाना, खीर, सत्तू, शरबत, ठेकुआ और लाई बिहार में बहुत ही फेमस है। इसी तरह से राजस्थान में देखिए, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में बहुत फेमस है। गुजरात में देख लीजिए, ढोकला बहुत ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, बड़ा पाव बहुत फेमस है। भाजी बहुत फेमस है। इधर हरियाणा के क्षेत्र में चले तो बाजरे की खिचड़ी बहुत फेमस है। बगल में पंजाब है, मक्की की रोटी और सरसों के साग बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर में देखिए, यखनी, रोगन जोश, मोदुर, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। लद्दाख देख लीजिए, यहाँ थुक्पा, पावा, खुबानी, जेम, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं, यहाँ का धाम, मदरा, बाबरू, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में काफली, गढ़वाल, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड के बाद देख लेते हैं झारखंड। झारखंड में कोयनार साग, रुंगड़ा, कुंडम की चटनी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बंगाल में देख लेते हैं, आलू पोस्तो, लूची आलूर, डोम, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल में। अब सेवन सिस्टर स्टेट में देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देखिए, थुक्पा, यूम की सब्जी, लुटकर, पेहेक, कोटा, ये सारी चीज़ वहाँ बहुत फेमस है। इसके अलावा दक्षिण भारत में देख लेते हैं, केरल में पुट्टू और काडला कढ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा बिहार में देखते हैं, जैसे बिहार के मगध क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में अन्न का जो व्यंजन है, चपाती और चावल, दाल, अरहर और राजमा, सब्जी में आलू, सोयाबीन और अन्य व्यंजन जैसे दही और घी का सेवन किया जाता है। भोजपुरी क्षेत्र में मक्के की रोटी, चावल, मूंग मसूर की दाल, हरी सब्जी, राजमा, मक्खन, पनीर, कमोबेश सभी क्षेत्र में एक ही तरह का या कई डिफरेंट भी भोजन किया जाता है। आजकल के बदलते टेक्नोलॉजी के युग में सभी लोग एक दूसरे के क्षेत्र से वाकिफ हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मिथिला में देखिए, चूड़ा दही चावल, खेसारी अरहर का दाल, परवल सोयाबीन सब्जी। अन्य क्षेत्र में चूड़ा बाजरे की रोटी, चना मसूर, गोभी की साग, दही दूध, ये सब चीज का सेवन बहुत ज्यादा होता है। अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, देखिए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पोषक क्या है। व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्री, भोजन जब हम बनाते हैं उसके लिए जो इस्तेमाल होता है कच्ची सामग्री, वो कच्ची सामग्री या तो पादप से प्राप्त होता है या तो जंतु से प्राप्त होता है। में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसे पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में देखिए मुख्य रूप से जो पोषक तत्व रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, और इसके अलावा भोजन में जल और रुक्षांश भी शामिल होता है। जल और रुक्षांश शामिल होता है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं आगे,
खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पोषक को हम साधारण विधियों से जान सकते हैं। कैसे पता करेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा वसा है, कौन प्रोटीन है? इसके लिए हम परीक्षण करेंगे। हमारे भोजन में उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? मंड और शर्करा के रूप में। आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। सबसे पहले मंड के लिए परीक्षण को देखेंगे। इसके लिए क्या करना है? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेना है और उसमें तानु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद को डालेंगे। अगर ये तानु आयोडीन विलयन के 2-3 बूंद डालने के बाद अगर पदार्थ का रंग जो है नीला या काला हो गया तो इससे ये पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। दूसरा परीक्षण देखेंगे हम प्रोटीन के लिए परीक्षण। इसके लिए क्या करेंगे? परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री की थोड़ी मात्रा लेंगे। अगर खाद्य सामग्री ठोस है तो पहले उसका पेस्ट और चूर्ण बना लेना है। अब खाद्य सामग्री को एक परखनली में डालेंगे और इसमें 10 बूंद पानी का डालेंगे और 10 बूंद पानी डालने के बाद इसे अच्छे से हिलाएंगे। अब उस मिश्रण में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। कास्टिक सोडा का विलयन याद रखिए किसके परीक्षण के लिए? प्रोटीन के परीक्षण के लिए। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद परखनली को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। यदि परखनली का पदार्थ का रंग जो है बैंगनी हो गया तो इससे पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए एक आलू लिए, इसे स्लाइस किए और इस पर तानु आयोडीन के विलयन डाले और इसका कलर देखिए नीला हो गया। इससे पता चलता है इसमें कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से ये देखिए प्रोटीन का देख लिए, पेस्ट या चूर्ण बना लिए, एक परखनली में डाले और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को डाल करके जब इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिए तो ये इसका कलर बैंगनी हो गया। क्या हो गया? बैंगनी हो गया, जिससे यह दर्शाता है प्रोटीन की उपस्थिति को। अगर कलर बैंगनी ना हो तो दिखाएगा एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। अब हम वसा का परीक्षण करेंगे। वसा के परीक्षण के लिए क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ को किसी कागज के टुकड़े में लपेटकर सावधानी से इसे कूटेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेपर फटे नहीं। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है। कागज को सीधा करके किसी प्रकाश के सामने लाएंगे, किसी प्रकाश के सामने लाएंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। यदि प्रकाश में कागज पर तेल का धब्बा दिखाई दे रहा है तो यह खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। आप प्रकाश में छोड़ दिए और कुछ देर छोड़ने के बाद अगर उस पर तेल का धब्बा दिखाई दे रहा होगा तो यह वसा को दर्शाएगा। कई बार खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा भी मौजूद हो सकती है। इस स्थिति में खाद्य पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और उसके बाद कागज को थोड़ी देर के लिए सुखा दीजिए। अगर जल रहेगा तो सूख जाएगा। अगर कागज पर तेल का धब्बा आ गया तो समझ लेंगे कि इसमें वसा है, अगर नहीं आया तो समझेंगे ये वसा इसमें उपस्थित नहीं है। इस तरह से देखिए, सिंपल पेपर लीजिए, उस पर खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा लीजिए, उसे रगड़िए और फिर धूप में सूखने दे दीजिए। अब सबसे पहले पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा देने वाला भोजन है। क्या है? ऊर्जा देने वाला भोजन है। आगे देखेंगे वसा से भी ऊर्जा मिलता है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है।
लेकिन कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलता है, वसा से लेट से ऊर्जा मिलता है। वसा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन वो देरी से देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यह ऊर्जा देने वाला भोजन है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है कार्बन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से होता है। यहां पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो है तीन तरह के होते हैं, शर्करा के रूप में, स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में। तो सबसे पहले शर्करा को देख लेते हैं। शर्करा या शुगर, ये क्या होता है? यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका स्वाद मीठा होता है। ग्लूकोज, गन्ना, दूध और फल में शुगर होता है, यानी शर्करा होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार जिसे स्टार्च या मंड कहते हैं। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक प्रकार का स्वादहीन सफेद पाउडर होता है। गेहूं, मक्का, आलू और चावल में स्टार्च होता है। और तीसरा होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है यह पादप की कोशिका भित्ति में रहता है। कहाँ रहता है? पादप की कोशिका भित्ति में। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है, यानी सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता, जबकि जानवर का शरीर सेल्यूलोज को पचाता है। मनुष्य सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए बीटा एसिटाइल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम का अभाव होता है। किसमें? मनुष्य में। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम सेल्यूलोज नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। सेल्यूलोज अपचनीय होता है, लेकिन यह आंत में फाइबर के रूप में कार्य करता है, जो आंत को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आगे देख लेते हैं। हालांकि गाय और भैंस जैसे जानवर अपने पाचन तंत्र में अवायवीय सहजीवी बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण सेल्यूलोज को पचा सकता है। किसके कारण? अवायवीय सहजीवी बैक्टीरिया के कारण सेल्यूलोज को पचा सकता है। और फिर मनुष्य ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल और स्टार्च को पचा सकता है। मनुष्य किसको पचा सकता है? ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल और स्टार्च को पचा सकता है। आगे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत हैं, जैसे गन्ना है, चीनी है, चावल है, आलू है। यहाँ पे देख लेते हैं। शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब हम देख लेते हैं वसा या फैट के बारे में। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वसा का निर्माण होता है। पाया कहाँ जाता है? मक्खन में, दूध में, अंडा में, सूखा मेवा में और तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक वयस्क को प्रतिदिन 35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। कितना? 35 ग्राम। अब वसा को देखिए, हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा को वसा के रूप में जमा कर ले जाता है। हमारे शरीर जो है क्या करता है? वसा को अतिरिक्त वसा के रूप में जमा कर लेता है। और अतिरिक्त वसा ऊर्जा की जरूरत होती है जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये शरीर का वसा इस्तेमाल करता है। यानी आप देखे होंगे कि कभी कभी लोग फास्टिंग में या बीमार पड़ते हैं तो लंबे टाइम तक उससे ऊर्जा का कमी नहीं होने देता। ये कौन करता है? वसा। वसा धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन जो है जो वसा में घुलनशील होता है
और वसा के एक काम और होता है, शरीर को ऊष्मा खपत को रोकना। अगर शरीर से ऊष्मा का खपत हो रहा है तो उसे वसा रोकने का काम करता है। अब वसा के प्रकार को देख लेते हैं। वसा के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं संतृप्त वसा सेचुरेटेड फैट और एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैट। तो सबसे पहले हम संतृप्त वसा को देख लेते हैं। ये वसा कमरे के तापमान पर ठोस होती है और मुख्य रूप से पशु उत्पाद, मांस, डेयरी आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा असंतृप्त वसा जो होता है ये पादप में पाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये वसा कमरे के तापमान पर तरल होता है और इन्हें दो तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 3 होगा। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड वसा। इसमें क्या होता है, ये वसा एकल वसा अम्ल से बनी होती है, जैसे जैतून का तेल, एवोकाडो और कुछ नट्स में पाया जाता है। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। ये वसा 2 या 2 से अधिक वसा अम्ल से बनी होती है, जैसे मछली, अलसी और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। और तीसरा है ट्रांस वसा। ये वसा असंतृप्त वसा को कृत्रिम रूप से ठोस बनाने के दौरान बनती है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कौन सा? ट्रांस वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब देख लेते हैं वसा के प्रकार और स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। संतृप्त और ट्रांस वसा का अधिक सेवन से हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जोखिम को बढ़ा सकता है। किससे? संतृप्त वसा या ट्रांस वसा। असंतृप्त वसा विशेष रूप से मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड, ये वसा जो है हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड वसा में क्या होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल होते हैं, जो मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे देख लेते हैं वसा का स्रोत। देखिए, वसा या तो वनस्पति से प्राप्त किया जा सकता है या जंतु से। तो वनस्पति से जो प्राप्त वसा होता है, जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट। और जंतु से जो प्राप्त होते हैं वसा, जैसे दूध, अंडा, मांस, मक्खन। अब वसा का कुछ पोषक पदार्थ देख लेते हैं, जैसे सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट, घी, दही। आगे देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। एमिनो अम्ल जो है, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। किससे? एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। और जीवधारी जो है, इसमें 20 एमिनो अम्ल विभिन्न प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। जंतु कोशिका जो है 10 एमिनो अम्लों का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। कितना? 10। और इसको अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और शेष 10 एमिनो अम्ल हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, इनको आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। 10 जंतु द्वारा संश्लेषण करने में मतलब सक्षम होता है और 10 जो है पौधे से प्राप्त होता है। पौधे से जो प्राप्त होता है उसे आवश्यक, और जंतु से जो होता है इसे अनावश्यक कहते हैं। आप प्रोटीन में देखते हैं जंतु से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, ये सारे प्रोटीन जंतु से प्राप्त होते हैं। और वनस्पति से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं उसमें प्रमुख है दालें, गेहूं, मूंगफली, बादाम और अन्य सूखे मेवे। अब प्रोटीन का क्या उपयोग है? देखिए, फैट देखें, कार्बोहाइड्रेट देखें, दोनों से ऊर्जा मिलता है।
फैट से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, लेकिन फैट लंबे समय के बाद ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा जल्दी ऊर्जा देता है। उसी तरह से है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों का विकास करता है, टूट फूट का मरम्मत करता है। तो देख लेते हैं प्रोटीन के क्या उपयोगिता है। प्रोटीन्स का प्रमुख कार्य टूट फूट का मरम्मत करना है। यह जीव द्रव का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। क्या? प्रोटीन। विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन होते हैं। एंजाइम उपापचयी क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाकर शरीर का रक्षा करता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेती है। कौन? प्रोटीन। रक्त की फाइब्रोनोजन तथा थ्रोम्बिन प्रोटीन्स रक्त का थक्का बनाकर इसके स्राव को रोकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन शरीर में O2 परिवहन करती है। रक्त में कुछ प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। ये सारे प्रोटीन रक्त में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जो है एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और लोहा आयरन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन, लोहा आयरन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कुछ प्रोटीन हड्डियों में भी पाया जाता है। जैसे हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है कोलोजन। कौन सा? कोलोजन। इसे ओसिन के नाम से भी जाना जाता है। कोलोजन और कैल्शियम का मिश्रण हड्डी को मजबूती और लचीलापन देता है। कौन? कोलोजन। इसके अलावा मांसपेशियों में जो है मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो मांसपेशियों को संकुचन और गति के लिए जिम्मेवार होते हैं। मांसपेशी का जो संकुचन होता है और गति होता है उसके लिए जिम्मेवार होता है एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन के अलावा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन के अलावा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और अन्य नियामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं भोजन में भी कुछ प्रोटीन पाया जाता है। जैसे गेहूं में ग्लूटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन नामक दो प्रोटीन के मिश्रण से बना हुआ रहता है। इसके अलावा देख लेते हैं केसिन प्रोटीन जो होता है ये दूध में पाया जाता है। कहाँ? दूध में। और अंडा में ओवलोब्यूमिन, विटेलिन, ओवोट्रोफेरिन, ओवोम्यूकोइड और ओवोमुसिन, एविडिन और लाइसोजाइम जैसे प्रोटीन से बना होता है जिसमें ओवोल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है। और अंडा का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें ओवोल्ब्यूमिन और पीला वाला पार्ट जो होता है उसमें विटेलिन पाया जाता है। इसके अलावा केरोटीन एक प्रोटीन है जो एपिडर्मिस में पाया जाता है जिससे नाखून, पंजे, खूर, सींग, बाल और पंखों के निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है। कौन सा? केरोटीन। ये प्रोटीन का कुछ पदार्थ है। अब है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण पोषक तत्व के अभाव में होता है। तो कुपोषण में मुख्य रूप से दो कुपोषण को हम देखेंगे, एक क्वाशियोरकर और एक मरस्मस। क्वाशियोरकर में क्या होता है? देखिए ये इसमें क्या होता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है और मून फेस हो जाता है और बच्चे को देखिए फूल गया है। और दूसरा मरस्मस में क्या होता है, इसमें भी पेट बाहर की ओर और मुंह सूख जाता है और मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
तो मरस्मस को सूखा रोग भी कहते हैं। देख लेते हैं दोनों क्यों होता है। क्वाशियोरकर और मरस्मस दोनों गंभीर कुपोषण के प्रकार हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या? क्वाशियोरकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जबकि मेरास्मस कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा दोनों की कमी के कारण होता है। अब देख लेते हैं हम विटामिन के बारे में। विटामिन का कार्य हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करना है और शरीर को विभिन्न अंगों जैसे आंख, दांत, मसूड़े को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। कई तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई। और विटामिन बी का जो समूह होता है, विटामिन बी में कई तरह के विटामिन हैं, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए का क्या कार्य है? ये त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसे आम, गाजर, पपीता खाने से इसकी पूर्ति होती है। विटामिन बी शरीर के विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है और ये गेहूं, चावल और यकृत, लीवर में पाया जाता है। विटामिन सी विटामिन सी भी रोग से लड़ने में सहायक होता है और संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला इसमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन डी जो है यह हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक होता है। मछली, अंडा इसका स्रोत है। और सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सबसे पहले जान लेते हैं, यह एक जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उसे एक ट्रिक से याद रख ले सकते हैं कि WBC। डब्ल्यू का मतलब वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है और हमारा शरीर जो है केवल दो विटामिन का निर्माण करता है, विटामिन डी और के का। इसलिए अन्य विटामिन भोजन से भी मिल जाता है। अब कुछ विटामिन होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? ज़्यादा खाद्य पदार्थ को धोने से या गर्म करने से। तो एक क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, कई कंपटीशन के एग्जाम में देखे हैं कि चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 या विटामिन बी या थायमिन कह सकते हैं। और दूसरा है ज़्यादा गर्म करने से विटामिन बी और सी जो है नष्ट हो जाते हैं। ये कुछ विटामिन का पोषक तत्व है, मुख्य स्रोत है। अब चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं विटामिन, विटामिन का वैज्ञानिक नाम और उसका खाद्य स्रोत क्या है और कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो सबसे पहले है विटामिन ए। ऊपर हम बता चुके हैं विटामिन ए वसा में घुलनशील है और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल और इसका स्रोत है गाजर, पालक, ब्रोकली, टमाटर, शकरकंद, दूध, कलेजी और संतरे। और इसके कमी से रतौंधी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकता है। विटामिन B1 जो पानी में घुलनशील है, इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन और इसके कमी से वेरी नामक रोग होता है। और सबूत अनाज, फलियां आदि में विटामिन B1 होता है। इसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन में क्या होता है, इसका स्रोत देख लेते। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन, और ये दूध, अंडे, पत्तेदार सब्जियों, मांस, सबूत अनाज में पाया जाता है, और इसकी कमी से गले में खराश, मुंह में सूजन हो सकता है। फिर है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन, और इसका स्रोत है मांस, मुर्गी, मछली, मूंगफली, साबुत अनाज, और इसके कमी से पेलाग यानी त्वचा शोथ, दस्त, मनोभ्रंश हो सकता है। इसके अलावा है विटामिन बी5। विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम है पेंथोथेटिक अम्ल, और यह मांस, अंडे, ब्रोकली आदि में पाया जाता है, और इसका जब कमी होता है तो थकान और चिड़चिड़ापन, सुन्नता की स्थिति आ जाती है। फिर है विटामिन बी6। इसके अलावा है विटामिन बी7, जिसका वैज्ञानिक नाम है बायोटीन, और इसकी कमी से बालों का पतला होना, त्वचा पर चकत्ता आना, नाखून का भंगुर होना आदि शामिल है। विटामिन बी9, इसका वैज्ञानिक नाम है फोलिक एसिड, और खट्टे फल, हरी पत्तीदार सब्जियां इसमें पाया जाता है, और इसका कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, भ्रूण में जन्म दोष हो सकता है, जिसके कारण से विटामिन बी9 की कमी के कारण से। फिर है विटामिन बी12। इस विटामिन को कोबालामिन बोलते हैं। ये मछली, मुर्गा, अंडे, दूध में पाया जाता है, और इसकी कमी से घातक रक्तल्लता या तंत्रिका क्षति हो सकता है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये खट्टे फल और ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर इसमें ये पाया जाता है, और इसकी कमी से एस्कर्बिक नामक रोग होता है, मसूड़े से खून आना, घाव का ठीक से न भरना, ये सब शामिल है विटामिन बी सी में। विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम की बीमारी होती है। इसके अलावा है विटामिन ई। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल, और ये इसके कमी से दुर्लभ कमी से तंत्रिका एवं मांसपेशियों की क्षति हो सकता है। इसके अलावा विटामिन के है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फाइटोनाडियोन, और इसकी कमी से रक्त का जमना बंद कर देगा और अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। अब देख लेते हैं हम आहारी रेशे के बारे में। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ये आहारी रेशा का जो स्रोत होता है, ये दाल, आलू, ताजे फल सब्जियों में होता है। ये हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, अंग है, क्योंकि इसका कार्य है, अगर शरीर में बिना पचे हुए भोजन है तो उसको बाहर निकालने में यही फाइबर मदद करता है। फिर है जल। यह भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की मदद करते हैं, और शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे मूत्र या पसीना को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। कौन? जल। एक बार फिर से देख लेते हैं विटामिन का वैज्ञानिक नाम, कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी के वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसके कारण से सूखा रोग होता है। विटामिन ए को कहते हैं
टेकोफेरोल्स, और इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो सकती है। और विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन, और विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का जमने की समस्या उत्पन्न हो सकता है, नहीं जमने की समस्या। और इसके अलावा विटामिन B1 थायमिन वैज्ञानिक नाम है, और वेरी वेरी रोग हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B6। अब देख लेते हैं खनिज लवण के बारे में। हमारे शरीर में खनिज लवण की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है खनिज लवण। अब खनिज लवण जो है यह कुछ स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे आयोडीन जो है पालक और अदरक से, फास्फोरस जो है दूध, केला, गेहूं और चावल से, और इसके अलावा सेब जो है यकृत से, लोहा की प्राप्ति हो जाती है पालक से, और कैल्शियम जो हमें है अंडे और दूध से प्राप्त होता है। अब शॉर्ट में कुछ चीजें को देख लेते हैं, जैसे संतुलित आहार किसे कहेंगे। कोई भी भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रूक्षांश और जल अगर रहेगा, ये सारी चीज मौजूद रहेगा तो उसे संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहेंगे। कम भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से क्या होगा, बच्चे में मरस्मस नाम का रोग हो जाएगा। और भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर रोग हो जाएगा। सिर्फ प्रोटीन का कमी क्वाशियोरकर, और प्रोटीन के साथ साथ पोषक तत्व की कमी मरासमस रोग होगा। जब शरीर को ऊर्जादायक भोजन की आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, तब इस स्थिति में कुपोषण होता है। शरीर को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। विटामिन ए की कमी लंबे समय तक रहने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, और भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने से मोटापा बढ़ सकता है। अब है अभावजन्य रोग। क्या है अभावजन्य रोग? वैसा रोग जो लंबी अवधि तक पोषक पदार्थ की अभाव के कारण होते हैं, यानी लंबे समय तक अगर पोषक पदार्थ की कमी हो गया तो अभावजन्य रोग हो जाएगा। और दूषित पानी पीने से अतिसार, टाइफाइड और जॉन्डिस, पीलिया आदि बीमारी होता है। अभावजन्य रोगों को रोकने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आलू में क्या होता है? आलू में मंड यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, घेंघा रोग क्यों होता है? तो घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? ताजे फल और सब्जियां हैं रुक्षांश फाइबर का स्रोत। स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं, मंड का परीक्षण जो करते हैं उसमें आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदे मिलाने के बाद खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है? तो नीला या काला हो जाता है। अब है मिलान करने वाला। विटामिन ए की कमी से ब्लैंडनेस होता है। बी की कमी से वेरी वेरी, सी की कमी से एस्कर्वी, और डी की कमी से रिकेटस, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। चावल के अलावा भी बहुत, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसके अलावा शरीर को प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग को रोकथाम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो अभावजन्य रोग से बच सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ को होना चाहिए। बिल्कुल सही, जरूर होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी दाल, चावल, रोटी की आवश्यकता होती है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। तो वसा, वसा किसमें? मूंगफली और मांस में होगा। मंड, आलू और चावल में। आहारी रेशा, फाइबर किसमें होगा? अन्न का चोकर, हरे ताजे फल सब्जियों में होगा। और प्रोटीन किसमें होगा? अंडा और दाल में प्रोटीन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो पोषक जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देता। तो ऊर्जा देने का काम फैट और कार्बोहाइड्रेट दो का है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने का काम करता है। अब कहता है कि पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन और खनिज लवण जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, वो विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो विटामिन ए। वो खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थि के लिए यानी हड्डी के लिए दूध, मक्खन, मछली, अंडा, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि ये सब। इसके अलावा विटामिन डी जो अस्थियों के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व है प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। इसके अलावा रेशेदार आहार और जल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? कुपोषण का अर्थ है शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलना। इससे बचने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। सभी आवश्यक पोषक तत्व भी शामिल होना चाहिए। तो चलिए, ये क्लास 6 एनसीईआरटी एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यहीं पे खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे फिर से एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।